बाहर से अनुबंधित को गिरमिटिया बोलते हैं। श्रमिकों को ले जाया जाना भी 19वीं सदी की दुनिया की विविधता की प्रतिबिंबित करता है। यह तेज आर्थिक वृद्धि के साथ साथ जनता के कष्टों में वृद्धि, कुछ लोगों की आय में वृद्धि और दूसरों के बेहिसाब वृद्धि, कुछ क्षेत्रों में भारी तकनीकी प्रगति और दूसरे क्षेत्रों में उत्पीड़न के नए रूपों की इजाद की दुनिया थी। उत्पीड़न होता है किसी को पीड़ा देना, कष्ट देना। 19वीं सदी में भारत और चीन के लाखों मजदूरों को बागानों, खादानों और सड़क व रेलवे निर्माण परियोजना के काम करने हेतु दूर दूर देशों में ले जाया गया जाता था। भारतीय अनुबंधित श्रमिकों खास तरह से अनुबंध या एग्रीमेंट के साथ, एग्रीमेंट होता है किसी का समय निश्चित कर लेना, 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए एग्रीमेंट के तहत ले जाया जाता है। अनुबंध की शर्तें होती है यदि मजदूर अपने मालिक के बागानों 5 साल काम कर लेंगे तो वो स्वदेश लौट सकते हैं। यानी जो गुलाम थे तो वो क्या शर्तें थी, अगर वो 5 साल तक काम करेंगे तो अपने देश को लौट सकते हैं, उनको मुक्त कर दिया जाएगा, वो गुलाम नहीं रहेंगे। भारत के ज्यादातर अनुबंधित श्रमिक मौजूदा पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत, तमिलनाडु के सूखे इलाकों से जाते थे। 19वीं शताब्दी के मध्य में इन इलाकों में भारी बदलाव आने लगे। कुटीर उद्योग खत्म हो रहे थे। कुटीर उद्योग किसको कहते हैं? बिल्कुल छोटे पैमाने पर कोई उद्योग होता है, जैसे कोई घर पे मोमबत्तियां बनाता है, कोई कोले की ये कुट्टी लगाता है, छोटे छोटे काम। जमीन का भाड़ा बढ़ गया था, खानों और बागानों के लिए जमीनों को साफ किया जा रहा था। इन परिवर्तनों से गरीबों के जीवन पर गहरा असर पड़ा। वे बटाई पर जमीन तो ले लेते थे लेकिन उसका भाड़ा नहीं चुका पाते थे। यानी जो आजकल हम ठेके पे खेत लेते हैं उसको बटाई पर बोलते थे और उसका भाड़ा नहीं चुका पाते, उसका पैसा। उन पर कर्जा चढ़ने लगा, काम की तलाश में उन्हें अपने घर बार छोड़ने पड़े। भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को मुख्य रूप से कैरिबियाई द्वीप, मुख्यतः त्रिनिदाद, गुयाना, सूरीनाम, ये कौन सी द्वीप, कौन सी जगह है? अभी जो त्रिनिदाद है ये कहाँ है? कैरिबियाई द्वीप में। लेकिन जो गुयाना सूरीनाम है, गुयाना सूरीनाम कहाँ पे है? ये दक्षिणी अमेरिका के देश है, गुयाना और सूरीनाम। मॉरिशस में फिजी ले जाया जाता। ये जो मॉरिशस है और फिजी और मॉरिशस के अंदर लगभग आधी आबादी भारतीय है। फिजी के अंदर तो महेंद्र चौधरी ये भारतीय प्रधानमंत्री भी बने हैं। और जो ये मॉरिशस देश है ये एक टापू है इधर अफ्रीका की तरफ, और भारत के नीचे जो अपना ये मालदीव है, इसके आसपास मॉरिशस, जहाँ भारतीय बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं। यानी जो मॉरिशस और फिजी है ये टापू है समुद्र के अंदर, लेकिन जो गुयाना सूरीनाम है ये बहुत सारे देशों से लगे हुए हैं। श्रमिकों को असम के चाय के बागानों में काम करने के लिए भी ले जाया जाता। मजदूरों की भर्ती का काम मालिकों के एजेंट किया करते। एजेंटों को कमीशन मिलता। बहुत सारे प्रवासी अपने गांव में होने वाले उत्पीड़न और गरीबी से बचने के लिए भी इन अनुबंधों को मान लेते थे। एजेंट भी भावी है प्रवासियों को फुसलाने के लिए झूठी जानकारियां देते थे। कहाँ जाना है, यात्रा के साधन क्या होंगे, क्या काम करना होगा और हर जगह पर काम व जीवन के हौसले कैसे होंगे, इस बारे में उन्हें सही जानकारी नहीं दी जाती। यानी उनको बहका के, धोखे में रख के, गलत सूचना बता के उनको लेके जाते थे। इस बारे में उन्हें जानकारी दी जाती थी। बहुत सारे प्रवासियों को यह नहीं बताया जाता कि उन्हें लंबी समुद्री यात्रा पर जाना है। अगर कोई मजदूर अनुबंध के लिए राजी नहीं होता तो एजेंट उसका अपहरण कर लेते थे। यानी कोई काम करने के लिए नहीं मान लेता था तो उसका जबरदस्ती अपहरण हो जाता था। 19वीं शताब्दी में इस अनुबंध व्यवस्था को बहुत सारे लोगों ने नई दास प्रथा का नाम भी दिया, नई दास प्रथा। ठीक है। बागानों या कर्मस्थल पर पहुंचने के बाद मजदूरों को पता चलता कि वह जैसी उम्मीद कर रहे थे वैसे हालात नहीं है। नई जगह के जीवन में कार्य स्थितियाँ कठोर थी और मजदूरों के पास कानूनी अधिकार रहने को भर नहीं थे। यानी कानून नाम की कोई चीज़ नहीं थी। इसके बाद वो मजदूरों ने भी जिंदगी बसर करने के अपने तरीके ढूंढ निकाले। बहुत सारे तो भागकर जंगलों में चले गए। अगर ऐसे मजदूर पकड़े जाते तो उन्हें भारी सजा दी जाती। यानी वो भारी भरकम मेहनत मजदूरी से करके भागे जंगलों में। बहुतों ने अपनी पुरानी नई संस्कृति का सम्मेलन करते हुए व्यक्तिगत और सामूहिक अभिव्यक्ति के लिए नए रूप खोज लिए। त्रिनिदाद में मुहर्रम के सालाना जुलूस, मुहर्रम ये क्या होता है?
ये मुस्लिमों में एक त्योहार होता है। ठीक है, आगे इस मेले को होशे इमाम हुसैन के नाम पर नाम दिया गया। उनमें सभी धर्मों और नस्लों के मजदूर हिस्सा लेते। इस प्रकार और रास्ता फरियानवाद नामक विद्रोही धर्म जिसने जमैका और रेगे गायक बाप मारले की ख्याति के शिखर पर पहुंचा दिया। में भारतीय प्रवासियों कैरेबियन द्वीप समूह के बीच इन संबंधों की झलक देखी जा रही है। त्रिनिदाद और गुयाना में मशहूर चटनी म्यूजिक भी भारतीय प्रवासियों में पहुंचने के बाद सामान्य रचनात्मक अभिव्यक्ति का उदाहरण है। सांस्कृतिक समागम में एक नई वैश्विक दुनिया ने उदय की प्रक्रिया के अंग थी। ये एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें अलग अलग स्थानों पर अपने चीजें घुल मिल जाती, उनकी मूल पहचान विशेषताएं गुम हो जाती थी और बिल्कुल नया रूप सामने आता था। ये चित्र दिया हुआ है, ध्यान करो। ऊपर वाले चित्र में त्रिनिदाद के कोको बागान में काम करते भारतीय गिरमिटिया मजदूर। ठीक है, जो जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया था, गिरमिटिया मजदूर किसको कहते हैं? अनुबंधित मजदूरों को। और नीचे है शिनाख्त के लिए गिरमिटिया मजदूरों के चित्र। मालिकों ने इन मजदूरों के नाम नहीं बल्कि उनकी संख्या का ही महत्व होता था। ज्यादातर अनुबंधित श्रमिक अनुबंध समाप्त हो जाने के बाद वापस नहीं लौटे और जो वापस लौटे उनमें केवल कुछ समय मिला या बिताकर फिर नए ठिकानों पर चले गए। इसी कारण इन देशों में भारतीय मूल के लोगों की संख्या बहुत पाई जाती है। क्या आपने नोबेल पुरस्कार विजेता साहित्यक BS नायपाल का नाम सुना है? आप में से कुछ लोगों ने वेस्ट इंडीज के क्रिकेट खिलाड़ी शिव रेन चंद्रपाल रामदेव शर्मन आदि का नाम सुना होगा। आपको कभी ऐसा लगता है कि उन्हें हम भारतीयों जैसे हैं? यही वजह कि वे भारत से अनुबंधित मजदूर के वंशज हैं। 20वीं शताब्दी में सालों में देश के राष्ट्रवादी नेता इस प्रथा का विरोध करने लगे। उनकी राय में बहुत अपमानजनक और क्रूर व्यवस्था थी। ये दबाव के कारण 1921 में इसको खत्म कर दिया गया, लेकिन उसके बाद भी कई दशकों तक भारतीय अनुबंधित मजदूरों के वंशज कैरेबियन द्वीप समूह में बेचैन अल्पसंख्यकों का जीवन व्यतीत करते रहे। वहाँ के लोग उन्हें कुली मानते थे। उनके साथ कुलियों जैसा, कुली मतलब सामान ढोने वाले, सेवा करने वाले। नायपाल के कुछ पुराने उपन्यासों में छो और परियन के एहसास को खूब देखा जा सकता है। विदेश में भारतीय उद्यमी विश्व बाजार के लिए खाद्य पदार्थ फसल उगाने के वास्तविक पूंजी की आवश्यकता पड़ी। बड़े बागानों के लिए तो बाजार और पैसों से बैंकों से लिया जाता है, लेकिन छोटे मोटे किसानों का क्या होता? यहीं से देसी साहूकार और महाजन दृश्य में आते हैं। क्या आपने शिकारीपुरी शराब और नट्टू कोटई चेट्टियारों के बारे में सुना है? ये उन सभी सारे बैंकरों व्यापारियों में से थे जो मध्य और दक्षिण पूर्व एशिया निर्यातोन्मुखी खेती के लिए करते थे। निर्यातोन्मुखी खेती कौन सी होती है? जिसका हम निर्यात करते हैं। जैसे भारत से बाहर कौन सी खेती भेजी जाती थी? अफीम की, मसालों की चीजें भेज। निर्यातोन्मुखी खेती के लिए कर्ज देते थे। ऐसे साहूकारों के नाम थे। इसके लिए वो अपने जेब से पैसा लगाते और यूरोपीय बैंकों से कर्जा लेते थे। उनके पास दूर दूर तक पैसे पहुंचाने के लिए व्यवस्था पद्धति होती थी। यहाँ तक उनके लिए व्यवसायिक संगठनों क्रियाकलापों के लिए देशी स्वरूप विकसित कर लिए थे। अफ्रीका में यूरोपीय अपने निवेशकारों के पीछे पीछे भारतीय व्यापारी महाजन भी जा पहुंचे। अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेशकारों का मतलब क्या है? ऐसे यूरोप के लोग जिन्होंने अफ्रीका के देशों को गुलाम बना रखा था, उनके पीछे पीछे भारतीय पहुंच गए। हैदराबादी सिंधी व्यापारी तो यूरोपीय उपनिवेशों से भी आगे जा निकले। यानी जो अपने हैदराबादी और सिंधी का अर्थ क्या है? जो आज का पाकिस्तान है उसके अंदर एक सिंध प्रांत है। तो पहले सिंध भारत का हिस्सा होगा। सिंधी व्यापारी, हैदराबादी, ये तो यूरोप वालों से भी आगे जा निकले। 1880 के दशक में दुनिया भर के बंदरगाहों में अपने बड़े बड़े एम्पोरियम खोलिए। बंदरगाह कौन सी होती है? जो समुद्र के किनारे होती है और उनसे समुद्री जहाजों में माल ले जाया वह छोड़ा जाता है। इन दुकानों में सैलानियों को आकर्षक स्थानीय विदेशी चीजें मिलती थी। एक फलता फूलता कारोबार था, क्योंकि सुरक्षित और आरामदेह जलपोतों में आने के कारण सैलानियों की संख्या दिनों दिन बढ़ने जा रही। आरामदेह जलपोतों यानी जलपोतों समुद्री जहाज के द्वारा। ठीक है, करो इसको।
कुछ स्थल पड़ेगी।